शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक के घर छापेमारी से शिवसेना और एनसीपी दोनों नाराज हैं। शिवसेना इस कार्रवाई को बदले की राजनीति मान रही है तो शरद पवार इस विपक्ष की आवाज को दबाने की साजिश बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं मानती। कांग्रेस प्रताप सरनाईक के घर हुई छापेमारी के मामले में एक तरह से ईडी की कार्रवाई के समर्थन में आ खड़ी हुई है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम ने साफ कहा कि शिवसेना के नेताओं ने पिछले कुछ सालों और दशकों में जमकर भ्रष्टाचार किए और अकूत अवैध संपत्ति अर्जित की है। आखिर इसकी कोई न कोई जांच तो करेगा ही। कांग्रेस नेता के इस बयान के बाद महाविकास अघाड़ी सरकार में एक बार फिर शिवसेना और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। संकेत साफ है कि कांग्रेस और शिवसेना के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। संजय निरुपम ने कहा कि ईडी या कोई भी जांच एजेंसी अगर राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित होकर कार्रवाई करती है तो मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा सच है। शिवसेना के नेताओं ने पिछले कुछ सालों में दशकों में जमकर भ्रष्टाचार किए और अवैध संपत्ति बना ली। कोई न कोई तो इसकी जांच करेगा। संजय निरुपम ने बिना प्रताप सरनाईक का नाम लिए कहा, मुझे नहीं मालूम जिस विधायक के यहाँ ईडी की रेड पड़ी है उन्होंने क्या क्या किया है, ये तो जांच के बाद पता चल ही जाएगा। लेकिन उनके जैसे ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि इन नेताओं के भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। इस जांच की प्रक्रिया के राजनीतिक द्वेष कहकर टाला नहीं जाना चाहिए। संजय निरुपम ने कहा, स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे पूरी जिंदगी कांग्रेस को भ्रष्टाचारी कहते रहे, लेकिन आसपास नहीं देखा। उनकी अपनी पार्टी में शिवसेना के लोगों ने जमकर भ्रष्टाचार किया। उन्होंने कहा कि बीएमसी भ्रष्टाचार का एक बड़ा अड्डा है। उस भ्रष्टाचार की कमाई शिवसेना नेताओं की जेबें गर्म कर रही है। संजय निरुपम ने कहा कि इसकी जांच तो होनी ही चाहिए। इस जांच के ऊपर किसी को ऐतराज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही ईडी ने शिवसेना विधायक और प्रवक्ता प्रताप सरनाईक के ठिकानों पर छापेमारी की। इसके साथ ही ईडी ने टॉप्स ग्रुप के ठिकानों की भी तलाशी ली। ईडी ने प्रताप सरनाईक के बेटे विहंग सरनाईक को हिरासत में लेकर पूछताछ की, लेकिन जब ईडी ने प्रताप सरनाईक और उसके दूसरे बेटे पूर्वेश सरनाईक को पूछताछ के लिए बुलाया तो कोरोना के नियमों का हवाला देते हुए सरनाईक पिता पुत्र ने खुद को क्वारंटीन कर लिया। ईडी ने प्रताप सरनाईक के करीबी दोस्त अमित चंदेला को गिरफ्तार कर लिया है, जिस वजह से प्रताप सरनाईक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी के लपेटे में प्रवक्ता प्रताप सरनाईक के आने के बाद से शिवसेना बीजेपी पर हमलावर है और संजय राउत को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे तक बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक मामले में संजय राउत ने कहा, ये महाराष्ट्र को बदनाम करने का षड्यंत्र है। महाराष्ट्र में एजेंसी का उपयोग कर कोई यहाँ की सरकार को गिराना चाहता है तो वह मूर्ख है। उन्होंने कहा कि कोई भी विधायक दबाव में नहीं आने वाला है। कुछ भी कर लो, हम घुटने नहीं टेकने वाले हैं। द रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बंगाल का किला फतेह करने के अभियान में जुटी बीजेपी ने अपने तेवर ममता बनर्जी को दिखाने शुरू कर दिए हैं। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान ही कहा था, एक दो नहीं पूरे 100 टीएमसी विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। पीएम मोदी की कही बातें अब सही साबित होने लगी हैं। विधानसभा चुनावों के पहले टीएमसी के टूटने का सिलसिला शुरू हो गया। ममता बनर्जी से नाराज चल रहे विधायक मिहिर गोस्वामी ने पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया। इससे पहले ममता सरकार ने ताकतवर मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी इस्तीफा दे दिया और वे जल्द ही बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। मिहिर गोस्वामी ने पार्टी की सदस्यता राष्ट्रीय महासचिव कैलाश वर्गीय की मौजूदगी में बीजेपी की ग्रहण की। मिहिर पश्चिम बंगाल के दक्षिण कूच बिहार से विधायक हैं। मिहिर शुक्रवार को कोलकाता से दिल्ली के लिए रवाना हुए। मिहिर बीजेपी सांसद निशित प्रामाणिक के साथ दिल्ली आए थे और उसके बाद उन्होंने बीजेपी मुख्यालय में सदस्यता ली। टीएमसी से इस्तीफा देने के तुरंत बाद मिहिर गोस्वामी ने ममता बनर्जी पर जोरदार हमला किया। अपने फेसबुक पर उन्होंने लिखा कि मेरे लिए टीएमसी में बने रहना मुश्किल हो गया है। वह पार्टी में और तिरस्कार नहीं सह सकते। कूच बिहार में टीएमसी विधायक रहे गोस्वामी 1998 से टीएमसी के सदस्य थे। चुनाव से पहले उन्होंने टीएमसी का साथ छोड़ बीजेपी का साथ पकड़ लिया। मिहिर पहले से ही बीजेपी नेताओं के संपर्क में थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि टीएमसी में उनकी अनदेखी की जा रही है। उनका कहना था कि उन्होंने ये बात टीएमसी प्रमुख को भी बताई थी, लेकिन जब चीजें हद से बाहर हो गई तो उन्होंने ये फैसला लिया। उन्होंने कहा कि ये वो टीएमसी नहीं है जिसमें वो दशकों पहले शामिल हुए थे। टीएमसी में अब चीजें बदल चुकी हैं। मिहिर गोस्वामी के इस्तीफा देने पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद राजू बिष्ट ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी डूबता जहाज बन चुकी है। आने वाले दिनों में तृणमूल कांग्रेस के 50 से ज्यादा नेता बीजेपी में जल्द से जल्द शामिल होने वाले हैं। 2021 में राज्य की जनता टीएमसी की सरकार को बंगाल की खाड़ी में डाल देगी। ममता बनर्जी के शासनकाल में सिर्फ लोकतंत्र की हत्या हुई है, संविधान खतरे में है।
एक दिन में 2 अलग अलग अदालतों के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे की सरकार बैकफुट पर आ गई है और बीजेपी हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना पर शब्दों के तीखे तीर चलाए। फडणवीस ने ट्वीट किया और कहा कि एक ही दिन में 2 अदालतों का फैसला ठाकरे सरकार के 1 साल के कामकाज को बयां करता है। उन्होंने लिखा कि अर्नब के मामले में सर्वोच्च न्यायालय और कंगना के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणी महाविकास अघाड़ी सरकार के मुंह पर तमाचा है। तो क्या अब शिवसेना सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को महाराष्ट्र विरोधी ठहराएगी? देवेंद्र फडणवीस ने अपने ट्वीट में कहा कि हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और ठाकरे सरकार ये बात भूल गई है। पुलिस और कानून जनता के संरक्षण के लिए होते हैं, न कि जनता का उत्पीड़न करने के लिए। सत्ता में बैठे नेता अंधे हो गए हैं। ये फैसला सरकार के लिए सबक है। विरोध में उठने वाली हर आवाज को कुचला नहीं जा सकता। फैसले के बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने मुंबई के महापौर किशोरी पेडणेकर के इस्तीफे की मांग की, लेकिन किशोरी ने हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी बीएमसी की कार्रवाई का बचाव किया। फैसले के बाद उन्होंने बीएमसी की लीगल टीम के साथ बैठक की। बीजेपी नेता अतुल भातखलकर ने संजय राउत पर तंज कसते हुए कहा कि उखाड़ दिया बोलने वालों को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने फैसले से उखाड़ दिया। अर्नब गोस्वामी और कंगना रनौत के मामले में अदालत के फैसले से साफ हो गया है कि सरकार किस तरह बदले की भावना से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य में छिपे तौर पर आपातकाल लगा दिया है और विरोधियों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कर उन्हें जेल में डाल रही है। भातखलकर ने आगे कहा कि रनौत के घर में तोड़फोड़ की कार्रवाई के नुकसान की भरपाई और इसका मुकदमा लड़ने वाले वकील का खर्च मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपनी जेब से देना चाहिए। बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अब संजय राउत की बोलती बंद हो गई है। सोमैया ने महापौर और बीएमसी आयुक्त के इस्तीफे की भी मांग की। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के मुंबई स्थित ऑफिस में 9 सितंबर को बीएमसी की ओर से की गई तोड़फोड़ को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को फटकार लगाई। बीजेपी विधायक राम कदम ने कहा कि कंगना रनौत का दफ्तर महाराष्ट्र सरकार ने बदले के भाव से तोड़ा। ये समूचा देश जानता है। आज न्यायपालिका ने इस सरकार को करारा तमाचा दिया है। अन्याय पर आज न्याय की जीत हुई है। तानाशाही पर आज लोकतंत्र की जीत हुई है। सिंहासन पर बैठने के बाद सरकारों से राजधर्म का पालन करने की अपेक्षा होती है, लेकिन दुर्भाग्य से ये महाराष्ट्र की रावण राज चलने वाली अहंकारी सरकार केवल और केवल 1 साल के बदले के भाव से काम कर रही है। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि बीएमसी की ओर से अभिनेत्री कंगना रनौत के बंगले के हिस्से को ध्वस्त करने की कार्रवाई द्वेषपूर्ण कृत्य था और अभिनेत्री को नुकसान पहुंचाने के लिए कहा गया कि हाईकोर्ट ने विध्वंस के आदेश को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अदालत किसी भी नागरिक के खिलाफ प्रशासन को बाहुबल का उपयोग करने की मंजूरी नहीं देता है। न्यायमूर्ति एस.जे. काठवाला और न्यायमूर्ति R.I. चागला की पीठ ने कहा कि बीएमसी की ओर से की गई कार्रवाई अनधिकृत थी और इसमें कोई संदेह नहीं है। पीठ रनौत की ओर से 9 सितंबर को उपनगरीय बांद्रा स्थित अपने पाली हिल बंगले में बीएमसी की ओर से की गई कार्रवाई के आदेश को चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को टारगेट करके किए गए कमेंट के लिए शिवसेना सांसद संजय राउत को फटकार लगाई। गौरतलब है कि मुंबई की पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के साथ तुलना के मामले में राउत और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के बीच कड़वी बहसबाजी हो गई थी। हाईकोर्ट ने इसके साथ ही कंगना रनौत को भी भविष्य में सार्वजनिक रूप से अपनी राय व्यक्त करते हुए संयम बरतने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि हमारा मानना है कि याचिकाकर्ता को लोकप्रिय व्यक्ति होने के नाते ट्वीट करते समय कुछ संयम बरतना चाहिए। हालांकि आदेश में कहा गया कि किसी नागरिक द्वारा अपनी व्यक्तिगत क्षमता में राज्य या उसके तंत्र के खिलाफ की गई टिप्पणियों को राज्य द्वारा नजरअंदाज किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।